फ्लक्स, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, चार्ज फ्लो नहीं होता। जैसे मान लो कि बल्ब जल रहा है, बल्ब है ये, ठीक है, इसमें से रोशनी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो मैं बोलूँगा कि ये जो एरिया है सर्कल, ठीक है, इसकी कितनी रोशनी उसमें गिरेगी, बस यही फ्लक्स है। कितनी रोशनी, अगर मान लो खिड़की होती तो खिड़की से पार होती, कुछ तो होती कि नहीं, तो उसको बोलेंगे कि लाइट का फ्लक्स। तो ऐसे ही यहाँ से रोशनी निकल रही है तो जगह जगह अलग अलग एरिया पे पड़ रही है कुछ कुछ, तो उसी कितनी लाइट कितने एरिया पे गिर रही है उसी को बोलेंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स तो बहुत सारी चीज़ें हो, जैसे लाइट का हो गया, अब मान लो हवा चल रही है, ठीक है, अब इतनी सी खिड़की है छोटी सी, उसमें से हवा घुस रही है, तो वो हवा का फ्लक्स हो जाएगा कि खिड़की में से कितनी हवा घुस रही है, तो हवा का फ्लक्स। ऐसे पानी फ्लो कर रहा है तो पानी किसी छेद में घुस रहा है तो पानी का फ्लक्स। तो कुल मिला के ये होता है कि कोई चीज़ क्रॉस कर रही होती है किसी एरिया को, हवा पानी लाइट किसी एरिया को क्रॉस कर रही है तो उसको बोल देंगे कि वो फ्लक्स है उस चीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कोई मान लो बल्ब की जगह ना चार्ज रखो, बल्ब की जगह चार्ज मान लो, अब चार्ज में से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक रोशनी की तरह समझो, बल्ब में से रोशनी निकलती है, चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और नेगेटिव होगा तो घुसेगी, पता है कि नहीं इतना? हाँ, और वो लाइन वाइन बनाते हैं ऐसे कुछ करके, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। तो अगर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो जो निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रही है, वो किसी एरिया में से क्रॉस कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस एरिया से जो क्रॉस करने वाले फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और दीवार पे गिरी, तो इस दीवार पे कितनी लाइंस गिरी, कुछ तो गिरेंगी ना, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड गिरेगी, तो वो टोटल उसको बोलते हैं फ्लक्स। जितनी लाइंस जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गिरी, फ्लक्स। आई बात समझ में? हाँ, तो ये क्या चीज है, इसको डिफाइन कर लें। इट इज द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्रॉसिंग एन एरिया। ठीक है कि नहीं? मतलब ऐसे समझो कि क्रॉस करना चाहिए भाई, गिरना चाहिए उसके ऊपर, कि किसी एरिया के ऊपर गिरना चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी लाइंस है, ठीक है। मान लो बल्ब जल रहा है और फिर ये बुक देना है, ये एक दे दो ना, एक जस्ट ये है, ठीक है। तो यहाँ से रोशनी इधर को आ रही है, मैं बोलूँगा कि ये ऐसे रख दिया मैंने, तो इसके ऊपर क्या गिरेगा? कुछ तो लाइट गिरेगी, तो कुछ फ्लक्स होगा, लाइट गिरेगी तो फ्लक्स होगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो लाइट ज़्यादा गिरेगी कम गिरेगी? कम गिरेगी। कम गिरेगी, तो कम हो जाएगा फ्लक्स। और ऐसे कर दूंगा तो जो रोशनी है बहुत कम, क्या रोशनी आ रही है वो ऐसे ही निकल जाएगी, यहाँ पर थोड़ी गिरेगी, तो ऐसे ही निकलेगी। बात सुन रहे हैं? कोई टॉर्च मार रहा है, यहाँ से टॉर्च मार रहा है, ठीक है, तो तुमने ऐसे रख दिया, तो यहाँ पे क्या गिरेगी रोशनी? कुछ नहीं गिरेगी, तो कुछ नहीं होगा फ्लक्स। तो फ्लक्स इसके एरिया की क्या डायरेक्शन है, एरिया किस तरफ है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो एरिया क्या चीज़ है, अब यहाँ पे एरिया पढ़ेंगे, क्योंकि एरिया पे ही लेना देना है, एरिया के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है, तो एरिया का हमें पता होना चाहिए। एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर? वेक्टर, डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन होती है, ठीक है। 11th में पढ़ा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो जो एरिया है, एरिया इज अ वेक्टर। हमको एरिया के बारे में कुछ पता होना चाहिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं। एरिया इज अ वेक्टर,
ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं? परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। इट इज नॉर्मल बोलते हैं उसको वैसे तो, नॉर्मल टू द, कोई भी सरफेस ले लो, ये दीवार ले लिया तो दीवार की नॉर्मल, ये एरिया की डायरेक्शन है, तुमने ये हाथ ले लिया तो ऐसे ले लिया, इसका नॉर्मल ये रहा परपेंडिकुलर, तो एरिया की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। अब एरिया भी दो तरीके के होते हैं, तो पहला हो गया ओपन एरिया। ओपन एरिया मतलब जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल खुले हुए हैं, ये कहीं से बंद नहीं है, सर्कल, ठीक है, ओपन। इसका एग्जांपल क्या हुआ? स्क्वायर, सर्कल, कुछ भी बोल दो, ट्रायंगल, कुछ भी बोल दो, एक्सेट्रा। तो मान लो स्क्वायर बनाया मैंने ऐसे, ये टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ ऐसा दिखता है कि नहीं स्क्वायर, तो इसका एरिया किधर होगा? एरिया तो निकाल लो, एरिया, एरिया वेक्टर है, और वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो कुछ नहीं, जो भी एरिया तुमने निकाला, साइड का स्क्वायर कर दो, एरिया होता है ना स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकाल लिया तो वो फॉर्मूला साइड इनटू साइड, वो तो हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे आएगी? बस परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर होना तो ये एरिया है, ये एरो लगा दिया है। ओपन एरिया में परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी कहीं भी हो सकता है, मान लो ये हाथ है, ठीक है, ओपन है, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ भी हो सकता है, इस तरफ भी, दोनों तरफ। आ जाओ, तो ओपन एरिया में एरिया किसी भी तरफ हो सकता है, दोनों तरफ, तुम जहां मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जहां ठीक लगे वहां ले लो। ये तो डायरेक्शन ऑफ एरिया, कैन बी एनी साइड, होगी तो नॉर्मल, नॉर्मल टू सरफेस, and can have ऐसे बोल देंगे, ऐसे बोल देखो, नॉर्मल टू द सरफेस कैन बी can be any side, any of the two sides, क्योंकि ओपन एरिया की दो साइड है, आगे पीछे, तो कैन बी एनी ऑफ द टू साइड्स। कुल मिला के क्या है कि एरिया की दो डायरेक्शन हो सकती है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ओपन एरिया क्या होता है? खुला हुआ एरिया, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब, तो उसकी डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो दो डायरेक्शन हो सकती है, तुम जहां ले लो वहां एक डायरेक्शन। दूसरा होता है क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस जो बंद होता है, एग्जांपल क्यूब, हाँ, क्यूब हो गया, और स्फेयर हो गया, और क्यूबॉइड, सिलेंडर हो गया, बहुत है, हाँ बहुत है, समझ गए बात को? हाँ, कुछ भी हो सकता है, समझ गए? क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस जिसके अंदर, जो चारों तरफ से बंद हो, जिसके अंदर वॉल्यूम है, बोतल, कौन, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये वो। अब इसमें भी एरिया की डायरेक्शन होती है, वही नॉर्मल टू द सरफेस, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लो स्फेयर है ये,
तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे बाहर की तरफ होगी, एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ, अंदर नहीं होगी, एरिया बाहर की तरफ। कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे ले लो, बाहर आएगा, है तो परपेंडिकुलर, बाहर आएगा, बाहर किसी भी तरफ ले लो, ठीक है, कहीं भी ले लो। ऐसे ही एक क्यूब ले लो, अब इसमें भी क्या है, ये जो सामने वाला फेस है इसमें किधर आएगा, बाहर की तरफ। ये समझ 3D बना रहा हूँ मैं, इसका ऊपर आ जाएगा एरिया, इसका इधर आ जाएगा, नीचे वाला फेस होगा नीचे आए, पीछे वाले की तरफ पीछे आएगा ऐसे, और साइड में यहाँ बच गया इस तरह, ठीक है। एक कमरा है ना, एक क्यूब ले लो, तो इसका इस दीवार का एरिया किधर होगा, उस तरफ, बाहर बाहर, अंदर कुछ नहीं है, इसका एरिया उस तरफ, ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है। और सिलेंडर भी देख सकते हैं, सिलेंडर कैसा होगा, ये जो ऊपर वाला सर्कल है इसका एरिया की डायरेक्शन बाहर, ये जो बाहर नीचे की तरफ, और जो कर्व सरफेस है उस पर भी ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे, पता ना, सिलेंडर का कर्व सरफेस में भी उससे भी बाहर नहीं मिलेगा। आए समझ में? एरिया पढ़ रहे हम, दो तरीके के एरिया, ओपन एरिया, क्लोज एरिया, और एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसमें लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ एरिया इज आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड मतलब बाहर, और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, क्लोज्ड में, ओपन में, कहीं भी, ठीक समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमने चलो डिफाइन कर दिया, क्या होता है, कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, एरिया में कितनी घुस रही हैं, ठीक है। ये चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो किसी एरिया में कितनी घुस रही है उसको बोलते हैं फ्लक्स। जैसे सूरज निकला, धूप निकली, तो खिड़की में से कितनी धूप घुसी, तो धूप का फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालना कैसे है, ये गिनना तो बड़ा मुश्किल है, कभी कभी गिनना मुश्किल हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला भी है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, होता तो वही है कि कितनी फील्ड लाइंस उसमें एरिया में घुस रही हैं, टकरा रही हैं, जो भी बोलो, पड़ रही हैं उसके ऊपर, धूप पड़ रही है किसी एरिया पे, ऐसा समझो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया पे गिर रही है, तो वही उसका फ्लक्स हो जाता है, कितनी फील्ड लाइंस गिर रही है। उसको निकालते कैसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका सिंबल होता है फाई, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन की टर्म्स में लिख रहा हूं, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होने वाला, वैसे सही एक्चुअल फॉर्मूला यही है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक ही कांस्टेंट यार, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। जैसे धूप निकली, अब तुम बोलोगे, तुम ग्राउंड में घूम रहे हो, तो मैं बोलूंगा 10 मीटर दूर जाओ, धूप से चेंज हो जाएगी क्या, नहीं वही रहेगी सेम। तो धूप कैसी है, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, यही भी चले जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है फ्लक्स का, ई डॉट ए, ए डॉट ए, और ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला बताओ, ए डॉट बी cos थीटा पढ़ा है था तुम्हें, ए डॉट बी नहीं पता, तो ये e a cos थीटा हो जाएगा, ई ए cos थीटा, ए डॉट बी इज ए बी cos थीटा, इसीलिए लगा दी। और ये थीटा किसके बीच में एंगल है भाई, मान लो है, मान लो ये तुम्हारा एरिया स्क्वायर कुछ भी, उसका एरिया वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा ऊपर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही,
और कांस्टेंट है, मान लो कांस्टेंट, तो इनके बीच में जो एंगल है थीटा, ये वही थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल हुआ वही एंगल है, वो थीटा। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, हो गया। अब इसके देखो यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ फाई, बताओ क्या होनी चाहिए यूनिट? न्यूटन। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की यूनिट मल्टीप्लाई कर दो यार। न्यूटन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, हाँ, तो मीटर स्क्वायर और लग जाएगा। और मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, पता है ना इलेक्ट्रिक। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। फाई इज अ स्केलर। ये स्केलर कैसे हो गई? दो वेक्टर का वो स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है, डॉट प्रोडक्ट क्या देता हाँ, है? डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर है। Yes. ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, लिख लो ये। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो किसी सरफेस में, सीधा फॉर्मूला लगाओ यार, ये इंटीग्रेशन ज़्यादा कोई आएगा नहीं, ज़्यादा पूछते नहीं, होता यही फॉर्मूला एक्चुअल में, लेकिन तुम्हारे सामने यही दिखेगा, यही लगाना होगा मैक्सिमम जगह पे, ठीक है। गॉस लॉ ये क्या बोलता है? It states that electric flux through a देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसी भी सरफेस का लग जाएगा, ओपन हो क्लोज हो कुछ दो ओपन क्लोज दोनों के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा। जनरल में यही है एक फॉर्मूला, लेकिन लॉ ने भी कुछ, जैसे गॉस लॉ ने भी कुछ फ्लक्स दिया है, तो वो भी देखेंगे। इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। आया वो यहीं से, ये लॉ उसने जो भी किया था वो यहीं से निकाला, इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या चीज है? मतलब ये बोलता है कि कौन सा चार्ज, क्लोज सरफेस। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन किससे? क्लोज सरफेस। याद रखना है, गॉस लॉ लगेगा तो किस पे लगेगा? क्लोज सरफेस। बंधन लगेगा, ठीक है। और क्लोज सरफेस मान लो ये कुछ क्लोज सरफेस है, कुछ तो बंद सरफेस है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, तो ये जो Q है ये इसके अंदर का चार्ज है, अंदर का चार्ज, क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज। तो Q इज द टोटल चार्ज inside the closed surface। क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, मान लो इसके अंदर कुछ ऐसा हो जाए, क्लोज सरफेस है ये +2 कूलम -8 कूलम, दो चार्ज, और बाहर 4 कूलम, ठीक है। तो बताओ इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर वाला टोटल चार्ज लेना है, बाहर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं? सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्लोज सरफेस होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की कोई फिक्स वैल्यू भी होती है? हाँ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85। 10 की पावर और यूनिट, ठीक। कोई बात नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, मिल जाती है, एग्जाम में दे देते हैं। देते हैं। हाँ,
तो पहले पेज पे देते थे सब कुछ। बात तो फिर समझ में आया? ये हो गया गॉस लॉ। लिख लो ये भी। हटा दो। चलो ठीक, पहले ये लिख लो। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया ना, हो गया। इसको भी समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या क्या समझ में आता है इससे? चार्ज का लगातार डिस्ट्रीब्यूट होना। हाँ, चार्ज का फैलाव डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस मतलब लगातार मतलब कांस्टेंट। ऐसे नहीं है कि कहीं चार्ज है कहीं नहीं है। चलो कुल मिला के ये बोल रहा है कि फैला हुआ चार्ज, ठीक है। जैसे मान लो चार्ज कैसे फैल सकता है, अभी तक तुमने पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज एक प्लस मान लो कुछ ना यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ऐसे ही मैं प्लस बहुत सारे फैला दूं, एक प्लस 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 यहाँ फैला दूं, पूरा बोर्ड पे फैला दूं, फिर उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फैला हुआ चार्ज, ठीक है। तो ये फैले हुए चार्ज ना तीन तरीके के होते हैं। एक तो चार्ज अगर लाइन पे फैला हो, हाँ, तो लाइन पे फैला हुआ ऐसा होता है कि एक लाइन पे रख दो यार, ये टेढ़ी लाइन होती है। ये लाइन पे रखा हुआ है चार्ज, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज, लाइन चार्ज, ठीक है। तो इसमें हम ना मतलब ऐसे समझो कि बहुत सारे चार्ज है, तो इसमें डेंसिटी यूज करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत लंबी होगी, हमें पता नहीं कितना चार्ज है, डेंसिटी से पता चलता है कि कितना चार्ज होगा 1 मीटर में। एक लाइन में चार्ज, एक लाइन में बंदे खड़े हुए हैं, तो तुम टोटल वो नहीं देखोगे बंदे, क्योंकि बंदों की लाइन इतनी लंबी है। तुम क्या देखोगे कि अच्छा 1 मीटर में इतने बंदे, 10 मीटर में इतने बंदे, ऐसे देखोगे, तो डेंसिटी होती है। तो इसमें डेंसिटी यूज करते हैं, ठीक है। जब भी चार्ज फैला होता है तो डेंसिटी यूज करते हैं। तो पहली तरीके की डेंसिटी हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा। और ये क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, चार्ज अपॉन लेंथ। मतलब मान लो कि इसकी लंबाई कुछ है 10 मीटर और इस पे चार्ज कुछ है 50 कूलम, तो 50 अपॉन 10 कर देंगे, ठीक है। चार्ज अपॉन लेंथ कर देंगे, डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। दूसरे टाइप की डेंसिटी होती है जब यही चार्ज किस पे फैल जाए? सरफेस पे, किसी एरिया पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन चार्ज हो गया। अब आगे हो गया सरफेस चार्ज। सरफेस में मतलब हाँ, कोई सर्कल, कोई रेक्टेंगल, किसी की एरिया पे, किसी एरिया पे दीवार पे फैल गया, ठीक है। मान लो ये वो कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर चार्ज फैल गया, तो इसमें हम डेंसिटी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसका सिंबल होता है सिग्मा। और ये क्या होगा? चार्ज अपॉन, सोचो क्या होना चाहिए? ये इसका एरिया एरिया हो जाएगा, पाई आर जो भी होगा एरिया, ठीक। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। आई बात समझ में? बहुत सिंपल चीज है। और तीसरा हो गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
इसमें वॉल्यूम में फैला होता है। जैसे पानी मान लो, पानी एक गिलास में पानी पड़ा, पानी के अंदर हाइड्रोजन के आयन्स है, वो सुना होगा ऐसा कुछ, है ना, कि वो टूट जाते हैं, H+ घूम रहे हैं करोड़ों अरबों, तो ये पूरे में फैले हुए पानी में। तो अब इस चार्ज को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम में फैले हुए हैं, ठीक है। कोई वॉल्यूम ले लो, उसमें चार्ज फैला हुआ है, क्योंकि ये वॉल्यूम है, कंफ्यूज मत होना, ये एरिया है, वो वॉल्यूम। तो इसमें हम रो यूज करते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। बस Q अपॉन V। तो इस ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया एरिया और ये लाइन हो गई यार, ठीक है, कनाडा में। डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी क्वेश्चन करते हैं, कुछ थोड़ा दिमाग खोलने वाले। ये क्या है? हेमिस्फेयर, कटोरा, ठीक है, ओपन, कटोरा तो खुला होता है ना उससे, वही हेमिस्फेयर। और इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, क्यों? सेंटर पे। तो हमें बताना है कि इसके कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स, कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स गिरेगा, पास करेगा, कुछ बोलो, ठीक है, कितना फ्लक्स पास करेगा। Q by epsilon। सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ, ये जो है घुमा हुआ, उसके ऊपर कितना गिरेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गिरेंगी? पहले तो अरे तुम ऐसे समझो यार, यूनिफॉर्म अभी क्या मैंने एग्जांपल दिया था, इसको बल्ब ले लो, एक बल्ब है बल्ब का गिलास, और एक कटोरा है कुछ, तो उसकी कितनी रोशनी गिरेगी इस पे? यूनिफॉर्म बस वही बताना, वो उसी को बोलते हैं फ्लक्स। लाइट का फ्लक्स बोल दो या कुछ बोल दो। Q by epsilon। कैसे निकालेंगे? देखो, Q by epsilon नॉट, ये ओपन है कि क्लोज्ड है? पहले तो ओपन है, तो फिर इसको क्लोज करना पड़ेगा। गॉस लॉ किस पे लगता है? क्लोज सरफेस पे। अगर तुम्हें ग्रॉस लॉ लगाना तो क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, वो सब समझ गए। ई डॉट, तो एक और क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? ई डॉट डी है, ई डॉट ए बोल दो कुछ, ठीक है, ई डॉट ए। और या तो गॉस लॉ क्या बोलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो फॉर्मूले हैं फ्लक्स के, कौन सा लगाना चाहते हो? पहले तो ये भी पता होना चाहिए कौन सा ठीक रहेगा। अगर हम क्लोज कर देंगे तो बहुत सही रहेगा। क्लोज कर दो उसको। हाँ, एक और हेमिस्फीयर बनाना पड़ेगा। हाफ कर देंगे। एक कटोरा ऊपर से था, नीचे से एक और कटोरा लगा दिया, तो एक तो पहले से था, हमने एक लगा दिया, बन गया स्फीयर। अब जो फ्लक्स होगा पूरे स्फीयर से कितना होगा? Q by epsilon। क्योंकि ये तो क्लोज हो गया। अब फॉर्मूला वो बोलता है जितना भी चार्ज अंदर अंदर तो एक ही चार्ज है, क्यों? तो वही चार्ज लेना है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देना। ये हो गया पूरे स्फीयर से। तो कर्व्ड सरफेस से कितना होगा भाई? हाँ, क्यों? कर्व्ड सरफेस, सिर्फ ऊपर का कर्व्ड कर्व मतलब ये सरफेस। वाला, ये वाला अच्छा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर लिख लो ना। हेमिस्फीयर से कितना होगा? कि हाफ ही होगा। हाफ तुम ऐसे समझो कि यार एक बल्ब है, एक पूरे स्फीयर के अंदर सेंटर में, उससे रोशनी निकलेगी। ऊपर वाले हेमिस्फीयर में
कितनी पड़ेगी और नीचे कितनी पड़ेगी? आधी 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 पड़ेगी। सिमेट्री। हाँ तो इसका मतलब यहाँ से जो फील्ड इलेक्ट्रिक Q फील्ड by निकलेगी 2 आधी ऊपर आधी नीचे, हाँ Q by 2 तो ये हो जाएगा Q by half of q by epsilon naught। जो भी स्फेयर पे पड़ेगा उसका आधा। हाँ Q square। Q by 2 epsilon। ये रोशनी की तरह है, ठीक है कि नहीं? तो रोशनी की तरह इमेजिन करके Q by 2 epsilon naught। आई बात समझ? ठीक है। हाँ अब ये ले लो, चलो एक कोन है, अच्छा भाई जो टोपी होती है बर्थडे की, वैसे ही सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ। बताना है कि ये जो कर्व्ड सरफेस से कितना होगा भाई, कर्व्ड सरफेस से कितना होगा फ्लक्स, बता दो। Q by 2 epsilon है, फिर से एक कोण रखेंगे Q by 2। रख दिया एक कोण, नीचे से लगा दिया। अब ये वही इमेजिन करो बल्ब है, कितनी रोशनी ऊपर नीचे पड़ेगी? आधी आधी। बस हो गया। वही Q by 2। सेम कहानी है। तो फिर हर उसमें क्लोज में यही लगेगा। नहीं ऐसा नहीं होता भाई, देखो एक और देता हूँ, इस समझ में आ गया दोनों? Yes, sir। ये एक स्क्वायर है, टेबल पे रखा हुआ है, समझे? साइड उसकी ले लो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और एक चार्ज है जो कि यहाँ रखा हुआ है, हवा में रखा है, जो कि स्क्वायर के सेंटर, ऐसा समझ लो कि ये स्क्वायर समझ लो, 10-10 सेंटीमीटर चार्ज रखा हुआ है यहाँ हवा में, स्क्वायर के सेंटर से ऊपर, स्क्वायर का सेंटर तो होगा ना फिर, उसके ऊपर रखा हुआ है। कितना दूर रखा है? 5 सेंटीमीटर। ये सेंटर है स्क्वायर का, यहाँ पे रखा हुआ कोई चार्ज क्यू 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है? अब तुम्हें निकालना है फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर। निकाल, सोचो, दिमाग लगाओ, क्लोज करना पड़ेगा। कर दो। मतलब हम इसे क्यूब बना देंगे। हाँ ऊपर क्यूब बनाना बहुत पड़ेगा, सारे तो फिर वो। उसके बाद सिर्फ एक सरफेस का निकालना है। तो जितने एक फेस का cube निकलेगा। तो बनेंगे, Q by 6 epsilon naught। अगर ऐसा हुआ तो बाकी इंटीग्रेशन में नहीं, नहीं, इसे Q बंद by करना, 6 इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। Q by इंटीग्रेशन तो हम 6 उस वाले में करते हैं ना, तुम्हें समझ लो कि तुम्हारे 12th में इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, कभी नहीं करना। पूरी फिजिक्स में। पूरी फिजिक्स में इंटीग्रेशन को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ज़्यादा पढ़ने लग जाओगे तो फिर कर भी लोगे, लेकिन अगर जब CBSE से ही उसी दायरे में हो तो फिर इंटीग्रेशन कुछ खास है नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी बेकार है। इसे बंद ही करना पड़ेगा। अब देखो, Q हाँ by- हाँ बोलो। Q by 6 Q epsilon by naught। Q। Q हाँ फिर Q सभी बनेगा। साइड्स का काउंट कर लेंगे, हाँ फिर उससे फायदा क्या? क्योंकि पूरे क्यूब का तो Q by epsilon naught तो होगा इसको ना। बंद करने की कोशिश करते हैं। चार एक दीवार यहाँ रख दी, समझ रहा है? सेम लेंथ। एक दीवार यहाँ रख दी, और एक उधर एक छत रख दी, और एक तो जोड़ दे पीछे तो अंदर। वही Q by 6। अब ये जो चार्ज है, तुम ये बताओ कि क्या ये क्यूब के सेंटर पे है? नहीं। नहीं। हाँ है, हाँ है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ऊपर है 5 ना। है ना, और वो बीच में है। हाँ क्यूब की हाइट क्या होगी? वो भी 10 10 होगी, 10 होगी। क्योंकि साइड वाइड सब 10 है तो 10 उसकी हाइट भी 10, और ये तो 5 पे रखा है नीचे से, हाँ तो सेंटर पे रखा, तो कमरे के बीच में आ गया, ये क्यूब के बीच में आ गया। हाँ। इसका मतलब यहाँ से जो रोशनी निकलेगी बल्ब की तरह समझो, सारी दीवारों को बराबर पड़ेगी। हाँ एक कमरा बन गया, कमरा, और वो बल्ब का है बीच में हवा में लटका हुआ है क्यूब के सेंटर पे। अब बल्ब को ऑन करो तो सारी दीवारों पे रोशनी बराबर पड़ेगी, क्योंकि वो तो बीच में रखा है, ना कहीं से दूर ना सबसे, सारी दीवारों से बराबर दूरी पे। अगर ये बीच में ना होता तो फिर इसकी फ्लक्स क्या होती? तो फिर तो वो नहीं हो सकता।
वहाँ से मतलब हर बार बीच में दिया होगा हर जरूरी बार है? नहीं, ऐसा दिया होगा कि तुम क्लोज्ड करके निकाल सको, बीच बीच की बात नहीं है। वहाँ से एज तक का डिस्टेंस भी 5 होएगा। सी एज कोई भी 5 की बात नहीं है, ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ये सारी दीवारों से बराबर दूरी पे है। हाँ, ऐसा तो नहीं है किसी दीवार के पास है, है। मैंने बल्ब अगर यहाँ जला दिया तो हमें बोलेंगे कि यहाँ पे ज्यादा रोशनी पड़ेगी, सही बात है कि नहीं है। लेकिन बीच में रख दिया कमरे के तो इससे सबको एक सब पे बराबर रोशनी पड़ेगी, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, बीच में होना चाहिए भाई, बस सिमेट्रिकल बिल्कुल बीच में। आगे से तो अब ये जो पूरा क्यूब से, पूरे क्यूब से क्या होगा, फ्लक्स Q by epsilon। क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक फेस और एक फेस से एक फेस की बात कर, Q by 6। एक दीवार से कितनी दीवारें, 6 दीवार, छह। तो सब दीवारों पे बराबर पड़ेगा, तो टोटल तो ये है, और ये 6 दीवारों पे, तो एक दीवार पे Q by 6 epsilon। अगली बात समझ में, ठीक है। थ्री डी में बनाए एक्स वाई जेड है, पता है ना, एक्स वाई जेड है। ये भी क्वेश्चन। और एक हमने ये ले लिया, ये एरिया ट्रायंगल, ठीक है, ये 1,0 0,a, ठीक है, हो गया काम। और हमने एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कितनी दूरी पे रखा है, जीरो कॉमा a बाय √2, ठीक है। अब तुम्हें इस एरिया से फ्लक्स निकालना है, कुछ भी नहीं है, कुछ अभी जब किया है बस कर देंगे। क्यों मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, तो चार्ज का है? चार्ज ये तो जीरो है, क्यों एक्स और वाई में 0 है क्या? है? एक्स और वाई में 0 है। हाँ, है। या जेड एक्सिस में तो जीरो ही होते हैं। हाँ, Z axis पे XR Y तो 0 होगा, सब Z ही होगा। कर सकते हैं इसको, क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करना पड़ेगा। Parallel अरे क्लोज हो कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखो यार तुमने ये तो निकाल लिया ना, हाँ। ठीक है। इसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, ये लो स्क्वायर, इसकी साइड कुछ भी होगी, चार्ज रखा हुआ है उसके आधे पे, इसका भी आधा इधर देखो ए, ठीक है, कुछ भी साइड है, चार्ज मैंने कहाँ रखा हुआ है, बी सेंटर में। यहाँ रखा, सेंटर के ऊपर यार हवा में, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ ना, ऐसे स्क्वायर पड़ा हुआ है, चार्ज ऐसे होगा ना हवा में, तो चार्ज यहाँ पर है कहीं, बाहर की साइड, यहाँ पे कहीं, ठीक है। और कितना दूर है वो, बाहर साइड का आधा, तो जब भी ऐसे रखा होगा साइड के आधे पे रखा होगा सेंटर के ऊपर, तुम समझ जाएंगे इससे कितना होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको ऐसे ब्रेक कर दो, पूरे फेज में Q/6 एप्सिलॉन नॉट, तो फिर ये कितना होगा परपेंडिकुलर, क्यों 90 डिग्री से, तो इतने की बात करता हूँ, इतने में कितना होगा फ्लक्स, इसका भी 1/4। बायो 1/4 इसमें से कितना, पूरे में से Q/6 एप्सिलॉन नॉट, तो एक में से कितना, by 24। क्योंकि Q/6 एप्सिलॉन नॉट तो इसमें से पूरे में है, और इसका भी 1/4 कर दो,
तभी तो होगा ये वाला फ्लक्स। तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q अपॉन 24। एप्सिलॉन नॉट। ये देखो ये वैसा ही है कि नहीं है? हाँ इसकी साइड क्या है? 0। इसकी साइड ही है भाई ये। हाँ ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज साइड है। ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? साइड। √2a। ये a, ये भी a, तो ये √2 है। और ये कितने पे रखा हुआ है? सेंटर के √2a/2 इसका मतलब इसमें फ्लक्स कितना होगा? इसके बाद भैया इसमें समझा तो ये है, हाँ इसमें तो ये है हाइपोटेन्यूज। कहाँ है ये? मैं तुम्हें समझा, ये समझा तुमको हाँ कि अगर सेम चीज है, कुछ नहीं है, स्क्वायर में से इतना होगा तो उसके 1/4 में कितना हो जाएगा? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इस वाले में से Q/24 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी सब हटा दो यार। ठीक है कि नहीं? ये ठीक है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और चार्ज का रखा हुआ है इस कोने के बाहर। हाँ थोड़ा दूर, और ये भी जो चार्ज वैसे ही रखा हुआ है उस कोने के थोड़ा दूर। और वो जो दूर रखा हुआ है उस हाइपोटेन्यूज के आधे पे है। तो मतलब है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? ये तुम निकाल नहीं सकते क्या? इधर पे क्या नहीं तुमने? हाँ पाइथागोरस ये a है, ये भी a है, तो ये कितना है? √2 है। √2 है, ठीक है। तो वो जो चार्ज रखा हुआ √2a के आधे पे है कि नहीं है? है। इसका मतलब इससे कितना फ्लक्स होगा? जितना उससे होगा भाई। क्यों? ठीक है, ठीक है। हाँ